स्वागत है आप सभी का। तो आज हमारे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। ठीक है, आज हम 3 क्वेश्चनों को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, 7वें नंबर में देखो सबसे पहले सवाल में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 3 गुणा 12 गुणा 104 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। ठीक है, तो हमको इसको सॉल्व करके ये बताना है कि अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 3 गुणा 12 और गुणा में 101 प्लस में 4। ठीक है, तो इसे हमें हल करना है। चाहे तो आप इसको गुणनखंड करके भी हल कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। तो गुणनखंड में आप देखो 3 4 को कैसे विभाजित करेंगे, 3 गुणा में 4 को 12 को क्या हो जाएगा, 4 गुणा में 3। ठीक, इसके गुणनखंड हो जाएंगे 4 3 12 गुणा में 101 तो कोई होगा नहीं, क्योंकि ये कैसी एक संख्या है, एक विषम संख्या प्लस में 4 4 का 2 गुणा 2 कर सकते हैं। लेकिन ठीक हमें कुल मिला के इनको जो गुणा करके उनको पूरा हल करके हमें ये बताना कि ये भाज्य संख्या या भाज्य संख्या, फिर आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर, तो अब क्या करो यहाँ पर कि या तो ऐसे करो आप, इसके दो, या तो आप यहाँ से देखो 1 4 यहाँ से कॉमन है, ये 4, तो यहाँ से क्या करो 4 कॉमन कर लो। जब यहाँ से 4 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 3 3 3 बचा, तो यहाँ पर गुणा करके लिख देते हैं, 3 3 का 9। ठीक है, गुणा में 101। ठीक, यही तो बचा, और यहाँ से हमने क्या कर लिया है, 4 कॉमन कर लिया है। चाहे तो आप लिख सकते हैं प्लस का 1 बचा। ठीक, 4 कॉमन हो गया तो प्लस का 1 बचा, इतना बचा हमारे पास। तो अब कर लो इसको। तो देखो 9 का गुणा इससे जब करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 9 एकम 9 और 0 9 एकम 9 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा ये 1। तो 4 909 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 910। ठीक, अब इसका गुणा करा दो भाई 4 से, तो 4 9 36, यहाँ पे करा लो। तो 910 गुणा में 4, तो 4 से 0, 4 का गुणा 0 से कायम, तो 0 4 एकम 4 4 9 36, तो कितना आ गया 3640। तो ये क्या आ गया 3640। तो अब ये बताओ 3640 ये भाज्य संख्या क्या भाज्य संख्या, लास्ट में क्या है, 0 है ना। तो हमने क्या बताया, तो जो लास्ट में 0 होती है तो गुणनखंड में भी हमने बताया था कि ये 2 से कट जाएगी। तो ये क्या है, दो जो 2 से कट जाए वो कौन सी संख्या होती है, वो होती है भाज्य संख्या। ठीक है, तो ये क्या कौन सी संख्या होगी, ये है भाज्य संख्या। तो यहाँ पे लिख देते हैं भाज्य संख्या। ठीक, आपको काट करके भी देखो यहाँ पर दिखा देते हैं, 3640 बटे 2, काटो 2 से, तो देखो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 0 आ गया ना, कट गई ना। ठीक, तो ये कैसी संख्या है, एक भाज्य संख्या। जो 2 से कट जाए वो कैसी संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है। और 17 की HCF, ठीक है, HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात करो, साथ ही 18 और 17 का 117 का एलसीएम ज्ञात करो। ठीक, तो सबसे पहले में क्या करना है कि m का मान ज्ञात करना है, फिर इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो आ जाओ सवाल, ऐसे सवाल में लगवा चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर आप इसका एचसीएफ ज्ञात कर लो। 18 और 17 का एचसीएफ है क्या, तो यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं 18 और 117 के। तो देखो 18 क्या हो जाएगा, 2 निम 18, अब 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 एकम 3। अब 117 के कर लो, तो 117 है तो किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, हाँ कट जाएगा, काटो, 3 3 9 बचा 2 हो गया 27, तो 3 9 27, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर इससे कटेगा 13 से कटेगा, तो 13 एकम 13। ठीक हो गया ना। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अब हमने क्या होता है, एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है, गुणन। दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो देखो भाई दोनों में क्या कॉमन है, इसमें 2 है लेकिन इसमें कहीं 2 नहीं है। देखो इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, इसमें एक 3 है, इसमें भी दूसरा ये 3 है। तो मतलब क्या 3 कॉमन हुए ना, 2 बार 3 कॉमन हुए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक कॉमन ये हुआ 3, फिर गुणा में एक कॉमन ये हुआ 3। तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा 9 आ गया। समझ में आ गई ना बात। ठीक, अब एचसीएफ भी हमने याद कर लिया। अब देखो इसमें एचसीएफ को क्या कह रहा है कि एचसीएफ को इतने में दर्शाया गया है, तो 9 को जो एचसीएफ जो आया हमारा, जो सही एचसीएफ आया है, इसको इसके बराबर कर देंगे तो हमारा जो m का मान है वो आसानी से निकल जाएगा। तो कर लेते हैं, कैसे करेंगे कि 18m माइनस का 117 बराबर किसके, 9 के। ठीक, क्योंकि ये हमारा सही वाला मतलब जो वर्चुअल जो अभी निकाला है वो वाला है, और ये हमें मतलब दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर m का यहाँ से मान निकाल लेंगे आराम से, तो निकाल लेते हैं। तो देखो 18m और बराबर में 9, ये माइनस का इधर आएगा तो उसका हो जाएगा प्लस का 117। ठीक,
तो अब ये 18m बराबर 117 में 9 और जोड़ दो तो कितना हो गया, 117 में 9 जोड़ो तो कितना हो गया 126, 126 तो 17 9 26 916, ठीक है। फिर m, अब ये यहाँ पर 18 किसका गुणा का है ना, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा भाग का, तो 126/18, ठीक, काट दो, किससे कट जाएगा, 18 से कटेगा, हाँ 18 एकम 18, 18 सत्ते 126, तो m बराबर हमारे पास क्या आ गया 7 आ गया, m बराबर हमने कितना निकाल लिया 7, m का मान 7 आ गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, उसके बाद भी क्या कह रहा है कि मान ज्ञात करो, तो ज्ञात कर लिया, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कर लो, तो यहीं से हमें देखो उसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो हमने एलसीएम निकालने के लिए क्या बताया आपको कि देखो जो एचसीएफ में जो हमने कॉमन लिया है, ठीक है, तो सबसे पहले उसका गुणा कर, कितना हमने कॉमन लिया है यहाँ पर 9, तो यहाँ एचसीएफ कितना था हमारा 9, तो हमने एचसीएफ लिख लिया, ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, अब कॉमन लेने के बाद जो संख्या यहाँ पर बची है उसका गुणा करा दो, तो कौन कौन संख्या बची, 2 बची और क्या बची 13 बची, तीनों का गुणा करा दो, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो देखो 9 दूनी 18 और गुणा में 13, तो 13 अट्ठे 104 कि जीरो हासिल कितना लगा, 13 अट्ठे 104 के 4, ठीक है, हासिल कितना लग गया 10 लग गया, 13 कम 13 10, 13 और 10 23, कितना आ गया 234 आ गया, ठीक। तो हमारा जो एलसीएम आया वो कितना आया 234 आ गया, ठीक, समझ में आ गया ना, बिल्कुल सरल था, कोई भी कठिन चीज नहीं थी। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर आप कि जो आंसर m बराबर 7 कॉमा, ठीक है, कॉमा और एलसीएम कितना आया 234, ये हमारा हो गया आंसर, बिल्कुल सरल सवाल थे। अब ये हो गया 7 हो गया नंबर, 8 नंबर हो गया। अब इसी प्रकार देखते हैं 9 नंबर। अब देखो 9 नंबर सवाल, इसे थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, वैसे कठिन बिल्कुल भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n, ठीक है, तो जहां पर हमारा n आएगा वहां पर वो हमारी क्या होगी प्राकृतिक संख्या होगी, के लिए संख्या 6 की पावर n, ठीक है, 6 की ध्यान समझो कि संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। इसका मतलब ये है कि जब हम इसका 6 की पावर n का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कह लो या फैक्टर कह लो, तो वहां पर हमें क्या जो संख्या होगी वो किस पर समाप्त होगी 0 पर। जैसे आपको ऐसे समझो कि हमने जैसे किसी भी संख्या गुणा किया तो लास्ट में हमारा जैसे मान लो गुणा करने पर हमारा 20 आया, तो संख्या इस पर 0 पर समाप्त हो रही, तो वही कहना चाह रहा है कि हमें ऐसे इसके फैक्टर करना कि जो संख्या हो वो किस पर समाप्त हो 0 पर। अब बताना कि अगर ऐसी होगी कि नहीं होगी। तो देखो 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, 0 पर समाप्त होने के लिए आपका हमेशा कैसे बनेगा, किसी भी कोई भी संख्या हो तो आपका 2 इंटू 5 के रूप में बनेगी। कैसे बनेगी 2 इंटू 5 की पावर n, n आपके क्या प्राकृतिक संख्या कोई, तो इस प्रकार ही बनेंगे, तभी आपका जो लास्ट में क्या आएगा क्या आएगा वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। अन्यथा आपकी कोई भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। आप कोई भी ले सकते हैं, 4 इंटू 5 लेंगे तो देखो जैसे हम 4 इंटू 5 की बात करें तो देखो इसको 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, तो देखो 2 पे समाप्त हुई, 2 इंटू 5 लास्ट में आए, तो मतलब कोई भी संख्या अगर 0 पर आ रही तो वो आपका ये बात क्लियर होती है कि वो 2 इंटू 5 आपका आएगा, ठीक है, तभी वो 0 से समाप्त होगी, अन्यथा वो 0 से समाप्त नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई ना। तो अब देखो अब यहाँ पर हमें बताना है, ये भी समझ में आ गया। अब सवाल को देखते हैं कि ये है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो 6 की पावर n, कैसे अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे 6 का करो 2 इंटू 3, यही तो बनेंगे की पावर n, इसका अभाज्य गुणनखंड यही तो बनेगा 2 इंटू 3, और तो कोई बनेगा नहीं, 2 इंटू 3 की पावर n। तो अब बताओ हमने आपसे क्या कहा कि अगर कोई संख्या 2 इंटू 5 हो, ठीक है, तभी उसके जो लास्ट में हो वह तभी शून्य आएगा। अब यहाँ पर 2 इंटू 3 आ रहा, तो इससे ये बात तो कंफर्म हो गई कि इसमें क्या होगी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो 6 की पावर n है, इसका आवाज जो गुणनखंड करेंगे या हम इस अंक है ये आपका 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो यही चीज़ें हमें यहाँ पर लिखना है। एक चीज़ और देखो यहाँ पर लिख दें कि आपको समझ में भी आ जाए, और देखो शून्य के समाप्त हो, ये हमने आपको समझा दिया है, यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर आप लिख लीजिए, ठीक, तो आपको और समझ में आ जाएगा कि अगर कोई संख्या शून्य से समाप्त हो रही है तो शून्य से समाप्त होने
वाली संख्या। तो अगर कोई संख्या शून्य से समाप्त हो रही तो अभी हमने बताया यहाँ पर कि उसके लास्ट में क्या होगा, 2 × 5 की पावर n होगा, मतलब 2 × 5 होगा, ठीक है, तभी वो आपकी जो है उसके जो लास्ट में वो क्या आएगा, शून्य आएगा। तो ये हमारे बात कंफर्म हो गई। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 की पावर n है तो ये हमारे लास्ट में क्या, 0 पर नहीं समाप्त होगी, तो इस चीज़ को लिख देते हैं यहाँ पर। समझ में आ गया ना। क्यों, अगर देखो एक बात समझ लो कि अगर आपका 2 × 5 आ रहा है तभी वो संख्या 0 पर समाप्त होगी, लेकिन यहाँ पर फैक्टर में क्या आ रहा है, 2 × 3 आ रहा है, तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगी, बस हमने बता दिया। तो अब इसी चीज़ को लिख देते हैं कि नहीं 2 × 3, ठीक है, की पावर n, या 6 जो है 6 संख्या 0 पर समाप्त नहीं, 2 × 3 की पावर n या 6 संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। या तो आप ये भी लिख सकते हैं, समझने के लिए आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं ना लिखो, ये सिर्फ लिखो 2 × 3 जो है कि पावर n या 6 0 पर समाप्त नहीं हुई। या आप ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 6 का, ठीक है, इसी प्रकार से जो अभी आपको समझाया कि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 × 5 के रूप का नहीं बनेगा, ठीक है। तो 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 × 5 के रूप का नहीं बनेगा, इसलिए क्या नहीं है, आपकी 0 से समाप्त नहीं हो सकती। अतः यह संख्या 0 से समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक। बात समझ में आ गई ना। आप ये भी लिख सकते हैं, आपको हमने मतलब लिख के बता दिया कि आप ये भी आप किसी भी XYZ किसी भी संख्या को आप उठा करके देख लीजिए, अगर उसके लास्ट में 0 आया है, आप उसके फैक्टर करेंगे तो 2 × 5 बनेगा लास्ट में, ठीक। समझ में आ गई ना बात। तो ये हो गया 9 नंबर। तो आज हमने 3 सवाल देखे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आज के सरल सवाल थे, बस थोड़ा सा समझने था और कुछ नहीं था। तो आज के लिए इतना ही, एक से अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर कोई चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।